गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज सभी ने प्रीवियस टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पर 2 लेक्चर हमने डिस्कशन किया था। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड हुआ उसी से जस्ट आगे। और प्रीवियस वीडियो के लास्ट में सबसे लास्ट में हमने बोला था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज का हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से ही कहानी को अपने स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जहां हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी को हमने डील कर लिया था। बेसिकली अगर मैं समझाना चाहूँ तो पहली प्रॉपर्टी थी आवेशों की योज्यता, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आवेशों की योज्यता, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है टॉपिक। बेसिकली हमने बताया था कि आवेशों की योज्यता का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर जो निहित आवेश होते हैं ये बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं। ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। मतलब आवेशों की योज्यता से बस इतना सा तात्पर्य है, आवेशों की योज्यता से सिर्फ इतना तात्पर्य है कि साधारणतः जो आवेश होते हैं, मतलब सामान्यतः आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं। ठीक है। जो आवेशों की योज्यता होती है ये सामान्यतः किस रूल का फॉलो करते हैं? अलजेब्रिक सम रूल ऑफ समेशन। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि जो Q की वैल्यू होगी दैट इज़ स्मॉल q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस डॉट 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 q ऑफ n। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस q1 q2 q3 q4 की जगह प्लस 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 चार्ज रखो, माइनस 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 चार्ज रखो। साधारणतः आपको जोड़ लेना है। एक सवाल हमने इस पर पढ़ा भी था। तो आवेशों की योज्यता ये पहला नियम था जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक। मेनली आज का हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का डिस्कशन है वो ये है कि आवेश संरक्षित कैसे रहता है, मतलब आवेशों के संरक्षण पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? उस प्रॉपर्टी का नाम आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, तो आप इसको लिखोगे क्या? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बस ऐसा आपको लिखना है। आवेशों के संरक्षण में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यही लाइन आप लिख लीजिएगा। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सामान्यतः एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ये इसका रूल है। लेकिन ऐसे इसको नहीं समझेंगे। इस आवेशों के संरक्षण के बारे में रूल क्या है, मतलब कहानी क्या है, थोड़ा उस पर डिटेल में समझेंगे, डीप में समझेंगे। आवेशों का संरक्षण ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश संरक्षित रहता है। मतलब किसी वस्तु पर, आपको ये समझना है, ये मेनली ये कहता है कि किसी वस्तु पर या फिर निकाय पर, किसी वस्तु पर या फिर निकाय पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश ये क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। संरक्षित
रहेगा। ऐसा ये थियरी कहती है। ये इसका कीवर्ड है, मतलब आवेशों के संरक्षण का यही कीवर्ड है कि किसी वस्तु पर या निकाय पर या पिंड पर टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। और हम इन शॉर्ट इसको ऐसे भी कहते हैं, इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं, जो इसका कीवर्ड है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ा छोटे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। स्थानांतरित कर सकते हैं या करते हैं, जो लिख लीजिए, दोनों सही है। ये लैंग्वेज इसकी मेनली है, मतलब चार्ज को, या फिर इसको ऐसे कहें, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, लेकिन मेन इसका जो कीवर्ड है वो ये है कि किसी वस्तु पर निकाय पर कुल आवेश संरक्षित रहता है। अब जो सबसे लेवल का फैक्ट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ये हायर लेवल के फैक्ट हैं, लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बच्चे में दबाव बनता है, ऐसा कहने से थोड़ा सा दबाव बनता है और बच्चे पढ़ते भी हैं। हायर लेवल का फैक्ट ये कहता है, हायर लेवल फैक्ट, कि कौन ऐसे प्राणी हैं या कौन ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है, किसने बताया है ये बात कि आवेश संरक्षित ही रहेगा। जैसे हम क्यों माने, हम फिजिक्स में होने वाली घटनाओं को या इलेक्ट्रोस्टैट में हम क्यों माने कि आवेश संरक्षित ही रहता है, तो इसके दो प्रमाण हैं। चलिए लिखता हूँ, इसके दो प्रमाण हैं जिससे ये बातें सिद्ध होती हैं। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम, चलिए, इनके दो प्रमाण हैं, लिखिएगा, दो प्रमाण सिद्ध करते हैं, दो प्रमाण इस बात को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, दो प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं। तो वो दो बातें हैं कौन सी, आइए उसको लिख लें थोड़ा सा। वो दो बातें हैं कौन सी, उसको लिख लिया जाए। तो पहला प्रमाण है आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसको नॉर्मली कहा जाता है मिलिकन का तेल बूंद परीक्षण, लिख सकते हैं, मिलिकन का तेल बूंद परीक्षण, इसी को कहा जाता है मिलिकन का तेल बूंद परीक्षण, मिलिकन का तेल बूंद परीक्षण, मिलिकन का तेल बूंद परीक्षण, इसी को कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और दूसरा फैक्ट आप याद रखिएगा, दूसरा फैक्ट
फैराडे का या फिर फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, क्लियरली मैं लिख दे रहा हूं, फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, ये दो एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इस बात का बिल्कुल प्रमाण देते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा वाला थोड़ा सा कम विजिबल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा फैराडे, जो हमने लिखा है उसी बस बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। अब इस पर भी डिस्कशन करूंगा, बस आप लिख लीजिए, क्योंकि आपसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल पर ये कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा बोर्ड से और ऊपर ही है। तो आवेश संरक्षित रहता है, इस बात को कौन बताया है? तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और दूसरा फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। सिर्फ यही इकलौते दो ऐसे प्रमाण है, लिख दे रहा हूँ, इकलौते दो प्रमाण ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही आपके इकलौते दो ऐसे प्रमाण हैं जो आवेशों का संरक्षण सिद्ध करते हैं। ये दो इकलौते ऐसे प्रमाण हैं जो इस चीज को सिद्ध करते हैं, मतलब इस बात को सत्यापित करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो याद रखिएगा ये दो एक्सपेरिमेंट। अब कैसे आवेश संरक्षण रहता है, क्या चीजें हैं, अब इसको भी हम उदाहरण के साथ समझते हैं। आइए, इसका उदाहरण भी समझना जरूरी है, आवेशों के संरक्षण का उदाहरण क्या है। फर्स्ट एग्जांपल हम बेसिकली लेते हैं NaCl का। NaCl, ये NaCl हमारा टूटता है Na प्लस में एंड प्लस Cl माइनस में, ऐसा हम जानते हैं। तो जो NaCl यौगिक है, कंपाउंड है एक तरह से, तो पूर्व में इस पे आवेश कितने हैं? 0, क्योंकि ये एक आपका फार्मूला है, एक अणु है NaCl, तो पूर्व में आवेश कितना है? 0। और बाद की बात करें तो बाद में कितना आवेश है? बाद में तो एक आवेश है प्लस का 1 और एक आवेश है माइनस का 1, तो ये कट जाएंगे, तो आवेशों के योज्यता नियम के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 0। मतलब योज्यता नियम के अकॉर्डिंग हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड स्टार्टिंग में हम, जैसा कि हमें बेसिकली पढ़ाया जाता है कि कोई यौगिक उदासीन अवस्था में 0 आवेश रखता है, तो दैट इज 0। बट आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के पश्चात Na प्लस जो है दैट इज +1 एंड Cl माइनस इज -1। तो अभी हमने पढ़ा है आवेशों की योज्यता का नियम, तो +1 एंड -1 मिल करके आंसर क्या बनाएंगे? 0। तो ये इकलौता प्रमाण है जिसको फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ में इस बात को सिद्ध किया गया है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूँ, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक चैप्टर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे करके कुछ चैप्टर का नाम है। तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं आयनिक अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया। तो उस चैप्टर में क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है क्या, फैराडे के द्वारा बताया गया इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है क्या। तो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ में हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखते हैं, अपचयन की अभिक्रिया लिखते हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ क्लास 10th का, उसमें सब कुछ लिखा है बिल्कुल बेहतरीन वे में। तो उदाहरण में साफ लिखा होता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, दोनों एक साथ घटित होती है। और उस इक्वेशन के दौरान आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को संतुलित करने के लिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिखता हूँ, समीकरण को
संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए आप दाएं बाएं इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। याद करिए, संतुलित करने के लिए आप बचपन में क्या करते थे, कहीं +2 से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे, या -2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे, या फिर +4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे। तो ये जो आप एडिशन करते थे बेटा, ये रिएक्शन कहाँ हुआ करती थी, दैट इज फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, वही तो है। तो उसी उदाहरण से समझो कि ये प्लस इलेक्ट्रॉन एंड माइनस इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या हो गया, 0। यही चीज़ आपको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, AgCl2, AgCl2। तो इस AgCl2 का जो डिसोसिएशन होगा दैट इज Ag डबल प्लस, मतलब प्लस प्लस एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। उम्मीद करता हूं कि आप इतना बेसिक इक्वेशन तो बहुत बचपन से पढ़े होंगे। तो इस इक्वेशन में अगर गौर से देखो तो AgCl एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का पूर्व अवस्था में, पूर्व अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में कुल आवेश इस पर कितना है, दैट इज 0। और आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के पश्चात जो आवेश होगा ये है +2 इलेक्ट्रॉन, ये है -2 इलेक्ट्रॉन, और आवेशों की योज्यता नियम से ये कट जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना है, 0। ठीक है, ये 2-3 उदाहरण आप ऐसे खुद से लिख सकते हैं, किसी का भी। H2SO4 में भी देख सकते हैं, H2SO4 में देख लो, HgCl2 में देख लो ये रिएक्शन करके, HgCl2 आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ओवरऑल बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ हैं, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ इस बात का प्रमाण है कि आवेश संरक्षित रहते हैं। और दूसरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको कभी डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि मिलिकन का तेल बूंद परीक्षण क्या था, ये एक अलग चाहे तो वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन अभी के लिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ पर हम बेसिकली बस आपको वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि जिससे नॉलेज भी पर्याप्त मिल जाए और आप अपने कॉपी में बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पाओ। तो ये था रिप्रेजेंटेशन 2 आवेशों के विशेषताओं पर। अब हम चलते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पर। आखिरी टॉपिक मतलब आवेशों का क्वांटमीकरण, और पहले से लिख लो, यही आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल ध्यान से और इसको अच्छे से समझिएगा। आवेशों की 3 विशेषताओं में से आवेशों का क्वांटमीकरण, यही प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, इसलिए इसको सीरियसली थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत, इसको इन शॉर्ट कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं जो अपना वीडियो स्टार्ट किया हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3, और मेनली हमारा आज का टारगेट था कि हम आपको आवेशों की विशेषताओं पर बात करें। और आवेशों की विशेषताओं में प्रमुखतः कौन कौन सी विशेषताएं, एक आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों का संरक्षण, तीसरा आवेशों का क्वांटमीकरण। और बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत पर, इस आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत पर मैं बिल्कुल साफ सुथरा लिख दे रहा हूं कि अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो प्रमाण के साथ आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर बोर्ड एग्जाम, प्रमाण के साथ। ये आपके बोर्ड एग्जाम का अच्छा प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है क्लास 12th में। तो अगर कभी आता है तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि ज़रूर पढ़िएगा, सीरियसली पढ़िएगा, आते हैं एग्ज़ाम में। और अगर पूछ लिया तो फिर प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि पढ़ाया हूँ। अब इसको कैसे लिखते हैं तो थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पर बात कर ले, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो कैसे इसके बारे में लिखते हैं, चलिए क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, चीज़ें समझ पाओगे। देखो, आवेशों का क्वांटमीकरण सीधा सीधा कहता है कि किसी एक वस्तु से, पहले इसका फैक्ट समझ लो फिर डिटेल में बताऊंगा। किसी एक वस्तु से, किसी एक वस्तु से
किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव पूर्णांकों के रूप में होता है, सदैव पूर्णांकों के रूप में होता है। बस इतना ये फैक्ट समझिएगा, पूर्णांकों के रूप में होता है। ये फैक्ट आपको लिखना है कि किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव पूर्णांकों के रूप में होता है। और थोड़ा सा बोर्ड के कॉपी को आज के आधुनिक ट्रेंड के अनुसार, मतलब हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आज भी इंग्लिश से डरते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश फैक्चुअल बातें लिखवा दो तो वो डर जाते हैं। भैया आपको इंग्लिश से अब वाकिफ़ होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आधुनिक युग में जी रहे हैं, आजकल के इतने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी वाले युग में जी रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश को नहीं इंक्लूड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज के ख़तरनाक कंपटीशन के युग में आप सफल हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो बेसिक इंग्लिश ज़रूर पढ़िए जिससे आपको समझ में आए। अब देखो मैं इसमें नया क्या करूँगा, टीचर बहुत सारे हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले नो डाउट बहुत हैं, मुझसे बेहतरीन टीचर हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आपके खुद की कला है। चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ये आपके हाथों की कला है। आप इस चीज़ों को, जो बातें हिंदी में लिखे हो ना, सेम इसी चीज़ों को मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ, और फिर देखना ये टॉपिक कितना ज़बरदस्त लगेगा। तो बेसिकली आप इसको बोर्ड कॉपी में लिख सकते हो इन इंग्लिश। चार्ज कैन be transfer from one body to another body, from one body to another body. Charge can be transferred from one body to another body in the form of basic fundamental charge, basic fundamental amount of charge, basic fundamental amount of charge in integral multiple, एक सेकेंड, हम यहाँ पर लिखेंगे इन इंटीग्रल मल्टीपल, बातें समझ में आई? ये थोड़ा सा खतरनाक लैंग्वेज है। अगर आप ये बातें इंक्लूड कर लेते हो 2-3 बार पढ़ करके, तो आपकी कॉपी एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली शो कर देगा। अब आप देखो ये टॉपिक कितना पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव पूर्णांकों के रूप में होता है। और इसी चीज़ को सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज़ इंटीग्रल फॉर्म। बेसिकली हम ये रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बातें आपको समझना है। चार्ज कैन बी ट्रांसफ़र मतलब आवेश स्थानांतरित होता है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, बेसिक फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज, बेसिक फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो इस बड़े से शब्द का पता है क्या मतलब है, ध्यान समझना। बेसिक, ये यहाँ से, सॉरी बेसिक से, तो बेसिक फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इतने बड़े से लैंग्वेज का पता है क्या मतलब है? ओनली इलेक्ट्रॉन, ये जो आप पढ़ते हो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, यही इसका मतलब है बस।
जो इतनी बड़ी इंग्लिश आप लिखे हो, सीबीएसई वाले बच्चे इतने बड़े इंग्लिश को एक शब्द में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। बस यही इसका मेन फैक्ट है। तो ये लाइन इसीलिए बड़ी हो गई है क्योंकि साफ साफ हमें समझना है बेसिक फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसका बेहतरीन सा एक फॉर्मूला है, जब आप ये बातें लिख लो तो एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज क्यू टोटल। अच्छे वे में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से लिखना। क्यू टोटल का मतलब होता है कुल आवेश, क्यू टोटल इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। अब मेरा डिस्कशन होगा इस पर, ठीक, इस पर फैक्ट हमने बता दिया, आवेशों का क्वांटमीकरण पर आधारित फैक्ट हमने बता दिया। यही स्लाइड आपके लिए बेसिक फैक्ट है, इन पॉइंट्स को रिकॉल करिएगा। एंड अब हम नेक्स्ट मतलब इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये प्लस माइनस एनी कहाँ से आया, क्यों आया, क्या होता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ये स्लाइड आप नोट डाउन कर लीजिए एंड फाइनली आगे चलते हैं। चलिए, ये कहानी अगर आपको ना भी याद रहे तो एक छोटी सी टेक्निक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उस टेक्निक को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद ये टॉपिक आपको माइंड में याद रह जाए। देखो भाई, फिजिक्स में इतने टॉपिक हैं, आप सबको रट्टा नहीं मार सकते अगर आप क्लास 12th में हैं, क्योंकि कम से कम 500 डेरिवेशंस हैं और मिनिमम से मिनिमम 600 से 650 परिभाषाएं हैं। तो रट्टा मार करके कितना पढ़ पाओगे? उससे अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएं या कुछ ऐसा तरीका बना लें जिससे हमको कहानी याद रह जाए। तो बिल्कुल छोटा सा अब कहानी एज अ ऑफलाइन क्लासेस जो एक्सप्लेन करता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में जो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ वही आपको सुनना है, समझना है। देखो, जब भी आप सुनो आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत, जब भी आपको सुनाई दे आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत, एक बात याद रखना कि आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता। अब देखो, ये कहानी है, ये मैं कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके नॉलेज को मतलब बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रिकॉल करवाने के लिए। मैं एक शब्द बोलता हूँ, इस शब्द को याद रखिएगा कि आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता। बस यही शब्द याद रखो, पूरी कहानी तुम भूल जाओ चलेगा, सारा फॉर्मूला भूल जाओ, सारा स्लाइड भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लाइन बस याद रख लेना कि आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता, आवेश टुकड़ों में। और एक चीज़ और इसी वीडियो में बोल दे रहा हूँ, भैया ये बोर्ड एग्जाम में मत लिख देना, पता चले कि मैंने ये समझाने के लिए लिखा कहानी तो आप बोर्ड की कॉपी में लिख दो। आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता, ठीक, आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है। आप यही कहोगे कि सर इस लाइन का मतलब क्या है, आप क्यों ऐसी कहानी बता रहे हैं कि आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता। तो अच्छा एक बात बताओ, तोड़ने का मतलब होता है टूट जाना, चीज़ों का टूटना। तो कैसे चीज़ें टूटे हुए रूप में नहीं रह सकती? अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, अभी जस्ट हमने लिखा था। जरा एक बात बताओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो आवेश होता है ये पूर्णतः अंकों के रूप में स्थानांतरित होता है। क्वांटमीकरण का सिद्धांत साफ सुथरा कहता है कि आवेश पूर्णांकों के रूप में स्थानांतरित होता है, मतलब पूरी पूरी संख्या के रूप में। पूरी पूरी संख्या, सर पूरी पूरी संख्या का क्या मतलब? आओ देखो, या तो +2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो +6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो -8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो +23 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर +24 इलेक्ट्रॉन जाएगा, -1 -2 -3 -4 इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, -570 इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, +274 इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या था? आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता, इसका मतलब ये है कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल, सर फ्रैक्शनल का क्या मतलब है? 1.2 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा, 6.4 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा, 17.2 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा, 540.25 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा। बहुत ध्यान समझना, 540.25 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा। और उदाहरण 12.5 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा, 20.1 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होगा। तो यही चीज कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है परिभाषा में कि आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन पार्ट। ये नोट करके लिख दीजिएगा,
ये बातें नोट करके इस पॉइंट में लिख लीजिएगा कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल फॉर्म या फ्रैक्शनल पार्ट। लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल पार्ट। और उदाहरण के साथ बताइएगा कि आवेश सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 60 इलेक्ट्रॉन, 70 इलेक्ट्रॉन, 80 इलेक्ट्रॉन, 120, 140, 160 पूरी संख्या के रूप में स्थानांतरित होता है। कभी भी आवेश टुकड़ों में नहीं रहेगा, मतलब दशमलव में नहीं रहेगा। दशमलव में आवेश कभी नहीं रहेगा। दैट इज 1.2, 2.3, 17.2, 6.4, 20.1, 12.5 इन फॉर्म में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं और नहीं रहेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। और अब आपको बताएं, यही लाइन, ये जो मैं अभी बोला हूं, इसी चीज को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया गया है प्लस माइनस एनी। अब आओ इस पर डिस्कशन करते हैं। जो बातें मैंने बोला है यही बातें फॉर्मूला लिखे हैं, आइए समझते हैं। आइए अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूर्णांक का क्या मतलब होता है? आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। चलो देखो, ध्यान समझना। जो n है वो पूर्णांक है। क्या है सर? पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। देखो लिखा है, पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक, पूरा पूरा। तो कैसा फिर? सर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 0 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, डॉट 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 डॉट, जो मन करे। 233 डॉट 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 999, जो आपका मन करे। समझ गए होगे ना? उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। और प्लस माइनस इस बात को बताता है कि अगर प्लस लग गया तो धनावेश। अगर मान लो कि किसी अंक के पहले प्लस लगा है तो वो धनावेश है, धन का आवेश है। और अगर माइनस लग गया तो वो ऋण का आवेश है, ऋणावेश है। वो कैसा आवेश है? ऋणावेश है, ऋणावेश। लेकिन n क्या है सर? व्हाट इज n? n तुम्हारा अंक है और कुछ मत सोचना, n तुम्हारा अंक है। तो इसी बात को जब हम लिखते हैं तो टोटल चार्ज बराबर NE। और E का मतलब है सबसे सूक्ष्मतम स्थानांतरित आवेश। E का मतलब है सबसे सूक्ष्मतम स्थानांतरित, सबसे सूक्ष्मतम स्थानांतरित होने वाला आवेश, सबसे सूक्ष्मतम स्थानांतरित होने वाला आवेश। ठीक है, सारे पॉइंट समझते चलो भैया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बस इतना ही मतलब है जितना मैंने लिखा। अब थोड़ा सा बात करता हूँ, थोड़ा सा लेवल की। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, घबरा तो नहीं रहे कि सर समझे में नहीं आ रहा है, हमको टॉपिक क्या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं ना है? बिल्कुल क्लियर सा पॉइंट है। आवेश टुकड़ों में नहीं रह सकता। टुकड़े का मतलब याद रखना, 1.2, 2.3, 1.7, 1.9 ऐसे में नहीं रह सकता। 20.2, 40.2, 41.4, 45.6 दशमलव में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ठीक, तो फिर रहेगा कैसे? यही 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20 ऐसे। ठीक, इस फॉर्म में रहेगा। पूर्णांक, पूरे अंक में पूर्णांक। ठीक, और प्लस का मतलब धनावेश, माइनस का मतलब ऋणावेश। ठीक है, इतना। अब थोड़ा सा लेवल की बात करता हूँ इस टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए। थोड़ा सा लेवल का फैक्चुअल बातें करता हूँ। चलिए आइए, चलिए ये फैक्ट इस बात पर हम कह सकते हैं, लेवल के फैक्ट ये हैं कि मान लो आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक शब्द मैंने अभी लिखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में ये बातें क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन इंग्लिश में चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। क्वांटाइजेशन को ही हिंदी में कहते हैं क्वांटमीकरण, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्वांटमीकरण। और ये क्वांटाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण ये एक्चुअल में क्वांटा शब्द से मिलके बना है, दैट इज क्वांटा। और इंग्लिश में हम लोग इस कहते हैं दैट इज QUANTA, क्वांटा। और क्वांटा का मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्वांटा का मतलब होता था बंडल ऑफ एनर्जी या फिर गुच्छा। क्वांटा का मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुच्छा, इसका मतलब होता है बंडल या फिर गुच्छा, ऊर्जा का गुच्छा, ऐसा आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, दैट इज बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पर ऊर्जा का खेल नहीं है, यहाँ पर क्वांटा का मतलब है कौन ऐसा सूक्ष्मतम गुच्छा, तो यहाँ के लिए सूक्ष्मतम गुच्छा इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि क्वांटा का काम यहाँ पर कौन करेगा, क्वांटा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्पष्ट समझिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्वांटा के फॉर्म में, और बेसिक क्वांटा कौन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ निभा रहा है। यहाँ ऊर्जा का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर क्वांटमीकरण के सिद्धांत में ऊर्जा का कोई खेल नहीं है, लेकिन शब्द एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वांटाइजेशन शब्द क्वांटा से आया है, क्वांटा का मतलब होता है गुच्छा, और सबसे सूक्ष्मतम गुच्छा की जो यहाँ पे जिम्मेदारी निभाएगा वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपकी जिम्मेदारी निभाएगा क्वांटा का, और इसी को हम नाम देते हैं सबसे सूक्ष्मतम गुच्छा या सूक्ष्मतम इकाई, इसी को हम नाम देते हैं सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई। यही आपका सबसे छोटा गुच्छा है। और अब जरा टॉपिक को कोरिलेट करो, क्वांटा का मतलब है ई, और कितने गुच्छे, तो 1 2 3 4 5 6 7 गुच्छे, समझे। तो यहाँ से भी आप टॉपिक को कोरिलेट कर सकते थे। Q बराबर NE का मतलब था, Q बराबर NE का मतलब था सबसे सूक्ष्मतम गुच्छा, दैट इज E। और E किस फॉर्म में होगा, मल्टीपल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में। तो इंटीग्रल का मतलब N। भाई E क्या है, गुच्छा, E क्या है तुम्हारा, गुच्छा, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का ये काम करेगा। फंडामेंटल चार्ज इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फैक्ट जितना लिख रहा हूँ खतरनाक है ये सारे फैक्ट, इसीलिए इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल सबसे आधारभूत इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई। सबसे छोटी इकाई की यहाँ भूमिका कौन निभा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब तात्पर्य क्वांटा से ही है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ तात्पर्य क्वांटा से ही है। ये देखो, क्वांटा का मतलब छोटी इकाई, क्वांटा का मतलब सूक्ष्मतम गुच्छा, सबसे छोटा गुच्छा इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, क्योंकि स्थानांतरित होने वाला सबसे सूक्ष्मतम कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी याद रखेंगे। तो गुच्छा का मतलब था इलेक्ट्रॉन का गुच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन किस रूप में स्थानांतरित होगा, दैट इज n, अंकों के रूप में, 1 गुच्छा 2 गुच्छा 3 गुच्छा 4 गुच्छा, और इन्हीं दोनों के मल्टीपल को हम कहते हैं दैट इज q। इन दोनों के मल्टीपल को ही हम कहते हैं q, और यही कहानी आपको ये चीज़ें शुरू में बता दी गई हैं। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीटली समाप्त। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी थियरी तुम 1000 पढ़ लो, कहानी इतनी ही मिलेगी। थियरी तुम 1000 किताबें पढ़ लो, कहानी तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलेगा। और अब हम बात करने वाले हैं, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक, दैट इज आवेशन विधि। आवेशन विधि बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, आवेशन विधियां, और फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आवेशन की विधियों पर मैं बात करने वाला हूं, आवेशन की विधियों पर।
जैसा कि हमने बताया भी था कि हम आवेशन की विधियों पर डिस्कशन करेंगे। आज का ये जो हमारा अब मुख्य टॉपिक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां। बहुत बारीकी से समझो। आवेश क्या होता है पढ़ा चुका हूँ, आवेश का ऐतिहासिक खोज कैसे कैसे हुआ पढ़ा चुका हूँ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं बता चुका हूँ, वीडियो में सारा चीज़ें को रिलेट है। ठीक, अब हम डिस्कशन करेंगे आवेशन की विधियाँ। थोड़ा कम में समझाऊंगा, बस समझ जाना। आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। और याद रखिएगा मेथड ऑफ चार्जिंग 3 होते हैं। आप हिंदी माध्यम के इसलिए हिंदी में लिख रहा हूँ। एक है चालन विधि, चालन विधि। दूसरा है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि। तीसरा है घर्षण विधि। घर्षण विधि। इंग्लिश में जिनको लिखना हो लिख सकते हैं। कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना। चालन का एक नाम और होता है स्पर्श विधि। स्पर्श, चालन का एक और मतलब होता है स्पर्श विधि। और स्पर्श विधि का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दोनों को आपस में टच करा दो बस। तो चालन का क्या तात्पर्य है, चालन से हम कैसे पढ़ेंगे, आइए सबसे पहले चालन को समझते हैं। एक एक करके इरेज करूंगा, एक एक करके समझाऊंगा। चालन का मतलब बस इतना होता है कि एक बॉडी चार्ज है, जैसे मान लो ये प्लस 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 प्लस, ठीक है, और दूसरी कोई बॉडी है, ये है बी। इन दोनों को आपने आपस में टच करा दिया, मतलब आपस में इन दोनों को स्पर्श करवा दिया, कांटेक्ट में ले आ दिया, छुआ दिया, स्पर्श करा दिया, टच करा दिया। ये धनावेश है, तो इसको जब संपर्क में कराएंगे तो ये भी कुछ ना कुछ आवेशित हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्पर्श विधि द्वारा। या फिर ऐसे समझ लो, कोई एक रॉड है, ये धनावेशित है, और इसको हमने किसी गोले से संपर्क में कर दिया जो कि गोलावेशित है, तो ये ऋणावेशित है। तो इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराना है। ये देखो मैंने इसको छुआ दिया, स्पर्श, स्पर्श करा दिया। तो इस विधि से जो आवेश होता है इसको कहते हैं चालन विधि। चालन विधि की सबसे बारीकी बात यह है कि दोनों को स्पर्श कराने पे जो आवेश पैदा हो। दो आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराने पर, दो अनावेशित वस्तुओं को, मतलब मेथड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कीवर्ड यह है कि चालन विधि के दौरान वस्तुओं को आपस में संपर्क में रखा जाता है, छुआया जाता है, टच कराया जाता है। तो चालन विधि क्लियर। चालन विधि में दो वस्तुओं को आपस में परस्पर में संपर्कित करते हैं, किसी पतले तार से जोड़ते हैं, यही इस मेथड का सबसे बारीकी बात है। आवेशित है, अनावेशित है, दोनों समान आवेशित हैं, दोनों असमान आवेशित हैं, ये हमारा डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन नहीं है। बस इतना तात्पर्य है, एक आवेशित दूसरा भी आवेशित, एक अनावेशित दूसरा भी अनावेशित, जो कि संभव ही नहीं है। अगर चार्ज है ही नहीं तो टच कराने से थोड़ी ना स्थानांतरित होगा। तो ओवरऑल एक आवेशित होना चाहिए, दूसरा अनावेशित, और दोनों का दोनों आवेशित होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपस में संपर्क में होना चाहिए। भाई शब्दों को ध्यान समझिएगा, संपर्क में होना जरूरी है। अब मैंने क्या बोला था, अब मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश है ही नहीं, ये कोई वस्तु है, आवेश है ही नहीं, और तुमने इसको फर्जी में किसी वस्तु से संपर्क में कर दिया, फर्जी में, तो क्या यह आवेशित होगा? दिस इज नॉट कंडक्शन प्रोसेस, यहाँ होगा ही नहीं, चालन विधि यहाँ कार्य ही नहीं करेगा। समझे बात को? तो आवेशित होना जरूरी है, ये प्रोसेस नहीं लिखना है, ये प्रोसेस नहीं करना है। क्यों? दोनों आवेशित है ही नहीं, तब काहे का चालन विधि।
ठीक, तो ये नहीं करना है। अब कुछ भी हो सकता है, दोनों चार्ज, दोनों अनचार्ज, एक चार्ज एक अनचार्ज, कुछ भी हो, तो इस दौरान परस्पर संपर्क में करने से जो आवेश स्थानांतरित होते हैं उसको कहते हैं चालन विधि। अब दूसरे की बात करें, प्रेरण। प्रेरण विधि में क्या होता है, ये आपका टेम्परेरी चार्जिफिकेशन मेथड कहलाता है। इसको हम लोग टेम्परेरी चार्जिफिकेशन मेथड, देखो इट इज़ अ टेम्परेरी चार्जिफिकेशन मेथड, इसको बहुत क्लियर याद रखिएगा। टेम्परेरी का मतलब होता है काम चलाऊं, टेम्परेरी, टेम्परेरी चार्जिफिकेशन, टेम्परेरी चार्जिफिकेशन मेथड इसको कहते हैं। ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता, सबसे बड़ी इसकी विशेषता यही है। प्रेरण विधि लंबे समय तक नहीं होता, ध्यान समझना, ये तुम्हारा लंबे समय तक नहीं दिखता, लंबे समय तक, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये ज़्यादा समय तक नहीं दिखाई देता, केवल तभी तक दिखाई देगा जब तक दो वस्तुएं आपस में पास पास रखी गई हैं। अब क्या होता है यहाँ, आओ समझते हैं। मान लो मैंने एक रॉड लिया, ये देखो यहाँ कंडीशन है, ये बिल्कुल कंडीशन है। मैंने एक धनावेशित रॉड लिया, क्या लिया हमने, धनावेशित, लिखते चलिएगा। मैंने एक धनावेशित क्षण लिया है, क्षण। तो एक धनावेशित हो या आवेशित हो और दूसरी बॉडी अनावेशित होनी चाहिए, यही इसकी कंडीशन है, यही इसकी कंडीशन है। अनावेशित होना चाहिए, दूसरी वस्तु सदैव अनावेशित होनी चाहिए, याद रखिएगा। मतलब एक वस्तु आवेशित हो, एक वस्तु क्या हो, एक वस्तु आवेशित होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है, और दूसरी वस्तु अनावेशित होनी चाहिए। दूसरी वस्तु कैसी होनी चाहिए, अनावेशित, जिस पर आवेश न हो, तभी ये मेथड लगेगा ही। दूसरा वस्तु कैसा होना चाहिए, अनावेशित। तो ये कीवर्ड बिल्कुल याद रखिएगा भैया, और एक्सप्लेनेशन अभी और करूँगा, बस सुनते जाओ। माना एक क्षण है धनावेशित, इसके बगल में मैंने एक वृत्ताकार शेप का बॉडी रख दिया, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार शेप की बॉडी, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, जो कि अनावेशित है, जो कि अनावेशित है। तो जब इन दोनों को पास पास ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बात करेंगे 8वें चैप्टर में क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी के लिए सुन लो, जब इनको पास ले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं टेम्परेरी चार्जिफिकेशन। और एक उदाहरण लेते हैं, मान लो ये एक कोई गोली वस्तु है, एक और उदाहरण लेते हैं, ये गोली वस्तु है, इस पर माइनस चार्ज है, कोई एक गोल वस्तु है जिस पर माइनस चार्ज है, और इसको हम संपर्क ले जाते हैं दूसरी अनावेशित वस्तु, अनावेशित है, जो बी है वो अनावेशित है, लिख दे रहा हूँ अनावेशित, बी जो है वो क्या है, अनावेशित है, और ए क्या है, ये आवेशित है। ये आवेशित, ठीक। तो देखो होगा क्या, जब ये आवेशित वाला अनावेशित के संपर्क में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। बस यही प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हमेशा विपरीत आवेश आते हैं, विपरीत आवेश, जैसे प्लस के संपर्क में कोई अनावेशित ले जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस के संपर्क में कोई दूसरा ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और एक आध उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको एकदम माइंड में क्लियर हो जाए। देखो मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़ा रहे हैं, अब इसको हटा दें उदाहरण समझाने के लिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये कोई प्लेट ले लिया, प्लेट, प्लेट है ये, और हमेशा ये बात याद रखना, एक वस्तु तो जरूर आवेशित होगा तभी ये मेथड लगेगा, इसीलिए तो फर्क है। तो मैंने मान लिया कि ये कैसी है, धनावेशित, ये जो प्लेट है ये धनावेशित प्लेट है, ये जो प्लेट है ये धन आवेश इस पर भरे हुए हैं, मतलब भर भर के एकदम रखे हैं, भर भर के। और इस प्लेट को हम किसी रॉड के संपर्क में ले आते हैं, ये रॉड है कोई, ये कोई क्षण है, हम
एक धनावेशित प्लेट है, इसको हम रॉड के संपर्क में ले जाते हैं, तो जब संपर्क में ले जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज। बेटा इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि वो विधि होती है जहां पर एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाने पर जो नया आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रेरण विधि आवेशन। ठीक है, समझ में आया। प्रेरण विधि ऐसी विधि होती है जहां पर एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में ले आया जाता है और इस दौरान जो नया आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रेरण विधि आवेशन क्रिया। ठीक, लिख लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके। तो हर जगह तुमने एक कॉमन चीज़ देखा, पहली बॉडी चार्ज्ड होनी चाहिए, दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड। ठीक है, एक वस्तु आवेशित होना चाहिए, दूसरा अनावेशित होना चाहिए, तभी दूसरा लगेगा। और ख़ास बात है ये टेम्परेरी चार्जिफिकेशन होता है, लंबे समय तक नहीं रहता। इसका तात्पर्य ये है जैसे इस रॉड को दूर ले जाओगे ये माइनस विलुप्त हो जाएगा। यही इसकी खूबी थी। ये धन तो रहेगा, प्लेट ए तो धनावेशित रहेगा क्योंकि शुरू में है, लेकिन ये माइनस को जब दूर ले जाओगे तो माइनस आवेश अब बचेगा नहीं। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस रॉड थी, पहला उदाहरण प्लस रॉड था, और इस गोले को खूब दूर लेके चले जाओगे तो ये माइनस आवेश विलुप्त हो जाएगा। सेम एज इट इज, ए हमारा प्रारंभिक रूप से ऋणावेशित था, ए हमारा प्रारंभिक रूप से ऋणावेशित था, और इस बी को हम बहुत दूर लेके चले जाएं तो ये धन आवेश विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है टेम्परेरी चार्जिफिकेशन, क्योंकि जब दो वस्तुएं लगभग पास पास होती हैं तभी ये चार्ज इंड्यूस होता है। इसीलिए इसका नाम है इंड्यूस्ड चार्ज या इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड या इंड्यूस्ड चार्ज, इसीलिए इसको नाम दिया गया। क्लियर हो गया? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? एक और देख लो। ये कोई घन है, ये कोई घन है, ये घन पूरी तरह से ऋणावेशित है। चलो, ये जो घन है इस पर पूरी तरह से ऋणावेश भर भर के रखे गए हैं, माना दैट इज क्यू, माना दैट इज क्यू। और इस घन को हम किसी वर्गाकार आयत के संपर्क में ले जाते हैं। बहुत ध्यान समझना, वर्गाकार आयत, वर्गाकार आयत के संपर्क में ले जाते हैं। अब आयत कैसे बनाएं, आओ चलो देखते हैं। हमने एक आयत ले लिया ए, ये देखना ये आयत है, आयत है, ठीक, ये आयत है, ये हमारा क्या है, आयत, रेक्टेंगल। तो जब ये माइनस इसके संपर्क में आएगा तो इसके ऊपर आवेश पता है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा आवेश होगा इस आयत पर, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव के संपर्क में क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये देखो आयत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, धनावेश। तो इसी मेथड को कहते हैं प्रेरण विधि। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक वस्तु आवेशित हो, कुछ भी हो, धन हो ऋण हो कुछ भी हो, और दूसरी वस्तु अनावेशित, तो जब ये संपर्क में आएंगे तो अगर ऋणावेशित है तो संपर्क में आने पर धनावेश, अगर धनावेश है तो संपर्क में आने पर ऋणावेश। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण विधि, और यह विधि अनावेशित वस्तु के दूर ले जाने पर समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये सब लिखते चलिएगा, आप इतने होशियार होंगे, समझदार होंगे कि कॉपी कलम लेके बैठे होंगे। चलो इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, नोट करके इस विधि में, इस विधि में अनावेशित, अनावेशित, इस विधि में अनावेशित वस्तु को, कौन से प्रेरण विधि में, इस विधि में अनावेशित वस्तु को दूर ले जाने पर, दूर ले जाने पर
दूर ले जाने पर प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश विलुप्त हो जाता है। प्रेरित आवेश विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विलुप्त। विलुप्त मतलब गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आप अनचार्ज्ड बॉडी को बहुत दूर लेके चले जाओगे, अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी को बहुत दूर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? जो चार्ज आपका इंड्यूस्ड हुआ था, जो आवेश उत्पन्न हुआ था, वो फिर से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो प्रेरण विधि टेम्परेरी चार्जिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका लॉजिक ये है, इस विधि में अनावेशित वस्तु को दूर लेके चले जाओ तो जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था वो गायब हो जाएगा। अब तीसरा और आसान मैंने पढ़ाया है, याद करो मैंने नहीं पढ़ाया है, चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। तो घर्षण विधि का सीधा सा मतलब है, घर्षण विधि का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पे आवेश पैदा हो, तो परस्पर रगड़ने वाला उदाहरण हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब यहाँ पे डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। जिनको ना पढ़े हो, जिनको ना समझ में आया हो, आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वहाँ पर मैंने क्लियरली पढ़ाया है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जाके देखो, एक हमारा टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत। और घर्षण विद्युत भी ना समझ में आए, ना समझ में आए तो आप जाके चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट हमारा देख लो, चार्ल्स डुफे परीक्षण, चार्ल्स डुफे परीक्षण मैंने यहाँ पर समझाया है वीडियो में। लेकिन ना समझ में आए तो आओ थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ घर्षण विधि में, बहुत थोड़ा, क्योंकि टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। घर्षण विधि, घर्षण विधि का बस इतना सा मतलब होता है, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से जो आवेश पैदा हो। कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उसको परस्पर रगड़ दो, रब करो, आपस में रगड़ दो। ये कांच है मान लो, ग्लास, जी का मतलब ग्लास, इसको तुमने वूलन कपड़ा से रब कर दिया, वूलन कपड़ा, ये ऊनी कपड़ा है, आपने ग्लास को ऊनी कपड़े से रगड़ दिया, ऊनी कपड़े से, तो इस दौरान जो आवेश पैदा होगा वो क्या होगा? घर्षण विधि द्वारा। पटरी को बाल से रब करते थे, पटरी मतलब स्केल, स्केल को जब आप रब करते थे किससे? ड्राई एयर से, ड्राई हेयर, बार बार मैं एयर बोल देता हूँ, ड्राई हेयर, सूखे बालों पर, तब जो आवेश पैदा हुआ था आपका क्या हो गया? घर्षण विधि द्वारा। गुब्बारे को आपने रगड़ा, गुब्बारे को सूखे बाल पर रगड़ो, सूखे बाल पर, और इसको पानी के पास लेके जाओ तो पानी की धार कैसे हो जाती? कुछ ऐसे हो जाते, पढ़ाए थे। तो ये सारे प्रोसेस कौन से? घर्षण विधि। घर्षण विधि उस विधि को कहते हैं जहाँ पर दो वस्तुओं को चाहे वो सुचालक हो चाहे वो कुचालक हो, आपस में रगड़ने पर जो आवेश पैदा हो, रगड़ने पर। तो फाइनली ये टॉपिक हमारा ख़त्म। समझाने के लिए, घर्षण विधि में दो वस्तुओं को रगड़कर आवेश पैदा करें, प्रेरण विधि में लगभग पास ले आकर के आवेश पैदा करें, और चालन विधि में तार से छुआ दो, तार से स्पर्श करा दो, और इस दौरान जो आवेश आदान प्रदान हो, दाएं बाएं हो, वो कहलाता है आपका चालन विधि। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त। वीडियो नो डाउट लंबा है। अब नेक्स्ट क्लास पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे कि आधुनिक परिकल्पना क्या है, मॉडर्न थियरी क्या है, मतलब मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज एंड ओल्ड थ्योरी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थियरी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर बात करेंगे। अगला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में चल रहा हूँ, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, एकदम ज़बरदस्त नोट्स बनाऊंगा।